हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से किसी कर्व रोड के ऊपर में जो है कोई व्हीकल ट्रैवल करती है और वहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या सिचुएशन है, कौन से फोर्स लगते हैं, इन सब चीज़ों को पहले देख लेते हैं। ओके, तो वी हैव अ कर्व रोड। ओके, सो यहाँ पे एक कर्व रोड बना लेते हैं हम लोग और ये हो गया उसका बाहर का रोड। तो इस तरीके से कोई कर्व रोड है। ओके, और उसके ऊपर जो है हमारा व्हीकल ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फॉर नाउ व्हीकल, ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये इस रास्ते को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको, तो ये जब ट्रैवल करता है, ठीक है, इस डायरेक्शंस के अलॉन्ग इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए ट्रैवल करेगा, तो समहाउ ये जो व्हीकल है वो क्या कर रहा होता है, एक कर्व सरफेस मतलब सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होता है। मतलब वी कैन सी दैट ये क्या हो रहा है, ये रास्ता अप्रॉक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल ना। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पार्शियली जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि उसको सर्कुलर मोशन कराने में हेल्प कर रहा है। सो दैट इज़ अ सेंट्रल फोर्स और नोन एज द सेंट्रीपिटल। ठीक है, FCP। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये बहुत ही नेसेसरी फोर्स है, इसके बिना जो है सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या होता है, एक सेंट्रल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको, जो कि फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होता है। ठीक है, हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज सेंटर की टुवर्ड्स। ठीक है, तो ये सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट करता है। दैट्स वाई कोई भी पार्टिकल जो है जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये फोर्स जो है बहुत ही नेसेसरी है और इस फोर्स के बिना कोई भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करती है। इट मीन्स यहाँ पे जो व्हीकल जो है ट्रैवल कर रहा है इस कर्व सरफेस के ऊपर में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये भी क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए FCP कहाँ से मिलता है वो हम देखते हैं। तो अगर हम लोग FCP को जानने के लिए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो जब क्या कर रहा होता है, ये ट्रैवल कर रहा होता है ये व्हीकल। ठीक है, समहाउ ये व्हीकल क्या हो गया, इस साइड आ गया। ठीक है, तो व्हीकल यहाँ पे आ रहा है, तो ये कर्व करते टाइम ना इसका जो टायर पे प्रेशर होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है ना। इस पर गियर चेंज करता है तो ये क्या होता है, ये प्रेशर क्या होता है, ये थोड़े से ये जो टायर जो है वो क्या होंगे, थोड़े से हल्के से क्या हो जाएंगे, इस साइड जाता है। तो इट मीन्स क्या होता है, इसी को ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शनल होता है ना, फ्रिक्शन उसको अगेंस्ट में होता है, अगेंस्ट द मोशन होता है। तो यहाँ पर टायर के बीच में जो है इनवर्ड फोर्स लग रहा है, इन टायरों के बीच में एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज दी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, टायर के बीच में और रोड के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स है, हम उसको FS कह देते हैं। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हीकल है समहाउ ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। तो इट मीन्स व्हाट, कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये FCP का काम कर रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है। तो दैट्स वाई ये जो है व्हीकल कोई भी जो है यहाँ से यहाँ तक का क्या कर रही है, वो इस कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है किसी भी कर्व पे मूव करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जब तक का सेम रहेगा तब तक का वो कर्व पाथ फॉलो होगा। बट यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसकी हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख ले, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसका कुछ अपर लिमिट होता है। ठीक है, अब अपर लिमिट से क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर स्पीड तक का ही वो वर्क करेगा। ठीक है, अगर हम उस पर्टिकुलर लिमिट से बाहर जाते हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि कई बार, ठीक है, नॉर्मल कर्व्स अगर रोड रहता तो उस पर अगर स्पीड में गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो ये स्पीड में जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पे स्किडिंग होने लग जाता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी फिसल करके आती है। ठीक है, तो इसको हम कई देखे हम लोग ने, मूवीज़ में देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, जो स्टंटमैन सब होता है तो यहाँ पे उसको किसी तरीके से जो व्हीकल्स के जो व्हील होते हैं उसको ना स्लिप कराता है। ठीक है, तो समहाउ वो पॉसिबल इसकी वजह से कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी
इवन ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा। क्लियर है? बट नॉर्मल यूजुअली डेज में जो है हम ये चीज़ें नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स एक चीज़ समझ में आए कि इसकी अपर लिमिट होती है कि एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं इनफ नहीं रहेगा उसको जो है सर्कुलर पाथ में फॉलो कराने के लिए। और दूसरी कंडीशन आती है जब जो रेनी सीज़न आ जाते हैं और हमारा जो रोड है वो क्या हो जाता है, वो वेट हो जाता है, या फिर किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या एनी हाउ वहाँ पे कुछ ऑयल आ जाता है, तो ऑयल की वजह से या लिक्विड की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, इसको आप रियल लाइफ में इलस्ट्रेट कर सकते हो। कोई सर्फेस है उस पर आप जो है चल पा रहे हो, लेकिन वहाँ पे अगर ऑयल गिरा दो और इतना ज़्यादा थोड़ा स्मूथ सरफेस हो तो उसमें से अपना स्लिप करना स्टार्ट कर जाते हो। ठीक है ना, फिसलना स्टार्ट कर जाते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या कर रहा है, वो किसी मटेरियल उसके ऊपर जो है कुछ लिक्विड गिर जाने से क्या हो जाता है, ये हमारा जो है कम हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? तो या तो स्पीड ज़्यादा होगी तब, और या फिर रेनी सीजन रहेगा, बारिश हो रही होगी तब, तो क्या होगा, ये जो कर्व होगा, ठीक है, वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्पीड कम कर लेना चाहिए। ठीक है, बट यूजुअली जो है कर्व जो देखा जाए तो ब्रिजेस हो गए या फिर कोई हाईवे हो गए, वहाँ पे स्पीड कम करना दैट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्पीड हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड कम करेंगे तो क्या होगा, पिछले वाले व्हीकल से हमें क्या हो जाएगा, टक्कर लग जाएगा। ठीक है, तो वी डोंट वांट दैट। ओके, तो यहाँ पे एक जो है इंजीनियर लोगों ने इसके ओवरकम करने के लिए जो एक कंसेप्ट लेकर आया, एंड दैट इज़ द बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसमें क्या देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये जो अपर लिमिट था, इस अपर लिमिट को रिड्यूस कर देगा। मतलब ये अपर लिमिट, ऐसा कोई कंडीशन जिसमें अपर लिमिट बहुत ही कम हो, ठीक है, उसमें अपर लिमिट का कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, तो वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो एजेस है रोड का, ठीक है, हम लोग इस एजेस को कुछ टिल्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल पे, सच दैट कि ये जो है इसकी लिमिट ज़्यादा हो जाए। समझ में आ रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसमें ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है रेजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ अ रोड ओवर अ इनर एज इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड, एंड द एंगल एट विच दिस रेजिंग इज डन, so that angle is known as banking angle. So the process of raising outer edge of a road, ठीक है, over a inner edge, okay, process of raising outer edge over a inner edge with certain angle is known as the banking of road, and here the angle is known as the angle of banking. ठीक है, so the angle here it is known as the angle of banking. तो समझ में आ रहा है यहाँ पे बैंकिंग का मतलब क्या हो गया, इस एंगल पे जो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो कर्व रोड है उसको थोड़ा सा जो है ऊपर उठा देंगे, दैट इज नोन एज द बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि ये चीज़ें क्या है और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग डेरिवेशंस देखेंगे, इसकी किस तरीके से क्या मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये अपर लिमिट कैसे नहीं काम कर रहा है, और ये अपर लिमिट की प्रॉब्लम है कैसे ओवरकम हो रही है, ये सारी चीज़ों पे देखेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो नाउ। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग का। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक हमारे पास एक रोड है, ठीक है, जिसका इनिशियली जो है वो सरफेस इस तरीके से था। नाउ अब जो है वो क्या हो गया, वो बैंक किया गया है कुछ पर्टिकुलर एंगल से, दैट इज़ थीटा। ठीक है, इस थीटा से उसने क्या किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर थीटा से उसको बैंकिंग किया गया। ठीक है, बैंक्ड किया गया। नाउ इसके अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं कि कोई व्हीकल है हमारा। ठीक है, ये व्हीकल का ये आगे का हिस्सा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ये फ्रंट व्यू है। ओके, तो इस पर्टिकुलर ये जो व्हीकल है इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो हमको कंसीडर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है और देखना है कि मोस्ट सेफेस्ट वेलोसिटी क्या है। ठीक है, मोस्ट सेफेस्ट वेलोसिटी, ठीक है, सेफ वेलोसिटी क्या है, वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे कि ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग है इसके अंदर थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, कितना होना चाहिए, कितनी स्पीड के लिए, तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो कि अगर कोई जो है कोई व्हीकल इस बैंक रोड के ऊपर है तो कौन कौन से फोर्स उस पर लग रहा है। ठीक है,
तो एक फोर्स तो है यहाँ पर उसका खुद का वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा होगा, mg, यस, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और इसके जस्ट अगेंस्ट में, ठीक है, परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होगा, ये जो रोड है उसको एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो कि ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एन, समझ में आ रहा है। तो वेट उसको ऑलवेज जो है सेंटर के टुवर्ड्स होगा, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स, दैट्स वाई ये वर्टिकल हुआ। लेकिन ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर इतना हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। रिजॉल्व कैसे करना है कि भाई ये जो है, ये जो फोर्स लग रहा है वो ना तो एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लग रहा है और ना ही वो वर्टिकल एक्सिस में लग रहा है, ठीक है, ना ही हॉरिजॉन्टल में लग रहा है ना ही वर्टिकल में लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मिक्सिंग है। तो हम उसको क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, उसको जस्ट रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो चलो ये मान लो कि इस तरीके से ये, और ये जो है हमारा ये एंगल कौन सा होगा, तो ध्यान से देखेंगे ये जो एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपरली यहाँ पे बना नहीं पर इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये थीटा और ये थीटा सेम सेम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये इस तरीके से है और यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर में, ठीक है, हमने क्या किया, इस तरीके से ड्रॉ किया ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये वाला जो एंगल है वो सेम हो जाएगा, क्लियर है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे हमने थीटा कह दिया। अब हमें n को जो है रिजॉल्व करना है। सो n का जो ये थीटा के सामने वाला हमेशा cos लिख दो, तो दिस विल बी n cos थीटा, ठीक है। और जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो क्या, हॉरिजॉन्टल में कौन जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। तो ये n को हमने रिजॉल्व किया कि भाई n का cos थीटा वाला ना वो वर्टिकली एक्ट होगा ऊपर की ओर, और यहाँ पे n sin थीटा ना इसको ना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाएगा, क्लियर है। तो n के दो फोर्स है, एक थोड़ा सा पार्ट जो है वर्टिकल लगेगा, थोड़ा सा पार्ट हॉरिजॉन्टल। जो थोड़ा सा पार्ट वर्टिकल लग रहा है n cos थीटा, थोड़ा सा पार्ट जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है वो n sin थीटा, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया कि हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व किए हैं, क्लियर। अब उसके बाद हमको यहाँ से इक्वेशन निकालना है, क्लियर। हमको क्या करना है, इसमें से इक्वेशन निकालने हैं। तो आप इक्वेशंस निकालते टाइम बस एक बात ध्यान रखो कि बैलेंसिंग फोर्स कौन कौन से हैं, इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो हमने देख लिया, दैट इज mg नॉर्मल रिएक्शन के n कॉस, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब उसके बाद देखना है कि भाई बैलेंसिंग कंडीशन में क्या है, कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये दिख रहा है कि जो वेट है वो n cos थीटा को बैलेंस कर रहा है ना। नहीं तो बैलेंस नहीं कर रहा होता अगर किसी एक डायरेक्शन में, सपोज ये हमारा जो है वेट बहुत ज़्यादा होता तो ये नीचे की ओर आना चाहिए, अगर वेट नहीं ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है तो क्या होता है, ये ऊपर उठा के लेके जाता। बट ऐसा नहीं होता ना, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा ज़्यादा तो उधर लेके जाता, बट ये तो हमारा स्टेबल रहता है। इट मीन्स ये हमारा वेट और ये n cos थीटा दोनों बैलेंस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे mg इज इक्वल टू दिस n cos थीटा, समझ में आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया क्योंकि ये दोनों बैलेंस्ड है, क्लियर है। अब हम लोग को देखना है दूसरा कि ये n sin थीटा क्या काम कर रहा है। तो भाई ये n sin थीटा जो है, ठीक है, ये n sin थीटा जो है वो हमें ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग दी रेडियस एक्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ये कर्व था, तो इस कर्व में हमेशा ये जो n cos थीटा है वो क्या हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इस डायरेक्शन में लगने वाला जो कोई भी फोर्स होता है वो हम क्या बोलते हैं भाई, ये हमारा ना FCP होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है जो सेंटर की टुवर्ड्स लगा रहता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये जो n cos थीटा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा सेंट्रीपिटल, ये n sin थीटा जो है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये n sin थीटा विल बी इक्वल टू दिस FCP, और या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस FCP विल बी इक्वल टू दिस n sin थीटा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दिए, ठीक है। अभी इसको हमको क्या करना है, ठीक है, ये FCP जो है n sin थीटा और ये दोनों, अब FCP का वैल्यू कितना होता है, तो हमें पता है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है FCP, उसका वैल्यू होता है mv²/r, ठीक है। ये क्या होता है, FCP क्या होता है, ये होता है हमारा mv²/r। और हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं v और ओमेगा का, सो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख देंगे ये v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो इट विल बी m, ओके,
दिस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर, तो ये आर आर कैंसिल होने के बाद क्या मिलने वाला है हमें, एम आर ओमेगा स्क्वायर ये मिलेगा। ठीक है, तो एफ का हम दो फार्मूला यूज़ करेंगे, एक ये वाला फार्मूला या फिर ये वाला फार्मूला। ठीक है, जो हमारे लिए सुटेबल रहेगा वहाँ पे वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग ये फर्स्ट वाला यूज़ करने हैं, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा। ठीक है, और ये इक्वेशन हो गया हमारा नया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 नहीं, इसको हम लोग 2 करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए काम करने वाला है और ये इक्वेशन हमें वेलोसिटी फाइंड करके देने वाला है। ठीक है, एक और बात का ध्यान में रखना, फिलहाल के लिए हमने जो है फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, हम इसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बट फॉर अ मोमेंट टू गेट द वैल्यू फॉर वेलोसिटी, ठीक है, मोस्ट सेफेस्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको जस्ट इग्नोर कर रहे हैं फॉर नाउ। लेटर पार्ट में हम उस चीज़ को कंसीडर करके जो है एक नई तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको जो है फ्रिक्शनल फोर्स को क्या किए हैं, यहाँ पे जो एफ एस इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एस इंटू एन, इस चीज़ को हमने क्या किया है, इग्नोर किया है। ठीक है, वी आर इग्नोरिंग टू गेट दी मोस्ट सेफेस्ट वेलोसिटी, कि किसी कर्व के ऊपर में इतना एंगल पे रहेगा तो कितना मोस्ट सेफेस्ट स्पीड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से हमको निकालना है वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे मास और मास की टर्म्स कुछ कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे एन कॉस, ये एन साइन है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको tan बना सकते हैं, राइट। तो हम लोग इक्वेशन 2 को डिवाइड बाय 1 करते हैं। सो वी हैव इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड के डिवाइड होगा, दैट इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर होल डिवाइड बाय दिस एम जी इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे एन साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा एन कॉस थीटा से। समझ में आ रहा है, एन कॉस थीटा से, क्लियर है। सो नाउ अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यस, m एंड m कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये g इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। यहाँ पे n और n कैंसिल होने के बाद क्या बचा, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी चाहिए हमें, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पार्ट गोज टू हेयर, सो दिस विल बी आर जी tan थीटा। क्लियर। सो नाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वी का ये हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये रूट के अंदर में आर जी tan थीटा देने वाला है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर कोई भी एंगल हो ये थीटा और उसकी जो है ये आर क्या होगा, वो रेडियस होगा, है ना, वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है कर्व, तो उस कर्व का जो रेडियस होगा फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये आर हो जाएगा। जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो होगा सेफेस्ट होगा। मतलब कि इस वेलोसिटी से अगर कोई बैंक रोड पे जो है कोई ट्रैवल करे तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, फ्रिक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट स्पीड ऑन बैंक रोड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे भाई एंगल ऑफ बैंकिंग, अगर मोस्ट सेफेस्ट का निकाल चुके हैं तो मोस्ट सेफेस्ट के लिए एंगल कितना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब इसी इक्वेशंस में देख लो, ये tan थीटा जो है वो क्या दे रहा है आपको, ये थीटा जो है क्या दे रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग ना। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसी को मॉडिफाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। सो वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, पहले से था हमारे पास। नाउ थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ दिस वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, दिस इज द एंगल बाय विच द बैंक रोड आर बैंकिंग। ओके, तो ये यहाँ पे इतने थीटा से हमको क्या करना पड़ेगा, जो है उसको रेज करना पड़ेगा, इस तरीके से रेज करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट सेफेस्ट वेलोसिटी कितनी स्पीड के लिए हम बनाना चाहते हैं, एंड डिवाइड बाय वो उसका जो है किस तरीके से ये सेंटर से कितना दूर है। ठीक है, ये कर्व रोड, वो चीज़ें पता होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलरेडी पता होता है। इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो वी विल गेट अ थीटा बाय विच वी शुड रेज दी एंगल्स टू गेट दिस मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। ठीक है, पर्टिकुलर स्पीड के लिए हम लोग को ये बना सकते हैं।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, इसके अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग जो है फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा और फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर नहीं करना पूरी तरीके से, तब क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वही सेम चीज़ें, ठीक है, हमारे पास एंगल ऑफ बैंकिंग, वो स्पीड जो है वो बैंक रूट के ऊपर में अगर फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर ना किया जाए तब कैसे फॉर्मूले मिलेंगे। मतलब कि इफ़ देर इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर है, ठीक है, बट ऑब्वियस है, मतलब इससे पहले जो हमने सिचुएशन देखे थे वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर कर दिया, मतलब कि वहाँ पे फ्रिक्शनल जो है फ्रिक्शन कम हो गया है, तब भी मोस्ट सेफेस्ट स्पीड कितना होगा वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, वो पिछले फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया ये क्या दे रहा है हम लोग को, इट इज़ गिविंग दैट इफ देर इज़ नो फ्रिक्शन देन ऑल्सो यू कैन ट्रैवल along circular path, okay, by this speed and this will be the safest speed because there will be nothing like कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन रियलिटी इन डेली लाइफ जो प्रैक्टिकली जो है देर इज़ ऑलवेज सम फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शनल फोर्स भी वहाँ पे रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में चलो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पिछला वाला। ठीक है, सो वी हैव ओके banking of road, ठीक है, विथ म्यू एस विथ एफ एस। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, चलो हम लोग डायग्राम जो बनाए थे वो चीज़ हम लोग वापस से लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो वी आर हैविंग दिस डायग्राम। ओके, अब इस डायग्राम के अंदर में एक और चीज़ें आएगा, दैट इज द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, टायर के बीच में जो है देख सकते हो ये कर्व है ना। ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर में, ठीक है, इस कर्व के ऊपर में यहाँ पर हमें फ्रिक्शन भी लगने वाला है। ठीक है, जिसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, इस टायर के बीच में होगा, यहाँ पे नहीं है, ये टायर के अलोंग है। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, दैट इज एफ एस। ओके, फ्रिक्शन का फोर्स पता है ना, एफ एस इज नथिंग बट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एफ एस एक्ट हो रहा है। अगेन इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी जो है ना तो वो वर्टिकली डायरेक्शन में है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक्स वाई के अलोंग नहीं लग रहा है, मतलब ये एक्स वाई के बीच में, यहाँ पे देख सकते हो ये एक्स डैश और ये वाई डैश के बीच में इधर पे लग रहा है, तो हम इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियसली एफ एस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस टायर के बीच में, ठीक है, यहाँ पे जो कहीं पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर इस तरीके से फोर्स होगा। ठीक है, और इसके बीच में कुछ एंगल होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस तरीके से एक्ट होगा, हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिजॉल्व करने के लिए ये वर्टिकल वाला हो गया और ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें, ये ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये जो कुछ पर्टिकुलर एंगल आएगा वो दोनों सेम आएगा, बिकॉज इसके हॉरिजॉन्टल में ही है, और ये देखो ये जेड बना रहा है। तो ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स जो होता है इसके जो सेम हो जाते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये हो जाएगा थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा हो गया, तो ये एफ एस का यहाँ पे थीटा के सामने वाला कौन सा लगता है भाई, तो थीटा के सामने वाला, ठीक है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस एफ एस का भी क्या लगेगा, ये एफ एस यहाँ पे कॉस थीटा लगेगा, और ये वर्टिकली कौन सा लगेगा, एफ एस का यहाँ पे साइन थीटा लगने वाला। क्लियर, तो यहाँ बहुत कुछ हो गया है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया, तो यहाँ पे हम लोग इसका फ्री डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है किस तरीके से बनाना है, एक हम लोग इसको हम पार्टिकल मानना है। ठीक है, पार्टिकल मानने के बाद देखना है उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो फोर्स एक्ट हो रहा है कुछ ये एम जी। ठीक है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन का हमने क्या किया, कंपोनेंट्स कर दिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस में। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल एक्सिस में, और हमने देखा ये जो थीटा है वो थीटा क्या है, ये थीटा ही है, ये जो कोण है एंगल है उसके बीच में दैट इज थीटा, ये और ये सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये एन और ये हो जाएगा दो कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट हमने क्या कर दिया, ये वाला क्या होता है, ये थीटा के सामने वाला, तो क्या हो गया एन कॉस थीटा। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट वाला है, दूसरा वाला हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा एन
साइन थीटा। एक और फोर्स है जो कहाँ पे लग रहा है, वो समहाउ इस यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, इस साइड में लग रहा है, दैट इज एफ एस। तो एफ एस का भी क्या होगा, कुछ हॉरिजेंटल और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये एफ एस का जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है, बिकॉज ये जो होगा ये एक थीटा बनाएगा, और वो थीटा किस में है, यहाँ पर। तो ये कौन सा लग रहा है, ये एफ कॉस थीटा है, और ये जो है हमारा एफ दैट इज एफ एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन, नाउ वी वांट टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ बैंकिंग हियर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बना दो भाई बैलेंसिंग कंडीशन का। ठीक है, बैलेंस क्या क्या हो गया, दैट इज अ वन इक्वेशन, क्या दूसरा क्या बैलेंस हो रहा है, दैट इज अनदर इक्वेशंस। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बैलेंसिंग कंडीशन है, और वहाँ से हमको मिलेगा वेलोसिटी का इक्वेशन, और साथ में ही हम लोग जो है एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाल लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग कंडीशंस क्या क्या है। तो एज वी कैन सी ये एन कॉस थीटा जो है बैलेंस हो रहा है, ये वेट और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एम जी और एफ साइन थीटा दोनों मिल करके इसको क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके ये लिखेंगे। क्लियर है, ये हम कैसे लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं ये एन कॉस थीटा जो है ये बैलेंस्ड है इन दो फोर्सेस से, तो इन दोनों का एडिशन होगा ना। सो वी हैव दिस एम जी प्लस दिस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाइड कर देते हैं। अब मॉडिफाइड क्या करना है वो देख लो यहाँ पे। तो मॉडिफाइड करना हम लोगों को एम जी एक साइड लेना है और बाकी को दूसरे साइड भेज देना है। ठीक है, तो एम जी इसी साइड है, इसको इस साइड भेजे, तो क्या हो गया, ये एन कॉस थीटा माइनस ये एफ एस साइन थीटा है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड हमारा जो बैलेंसिंग कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या चीज़ है, एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा दोनों जो है सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट हो रहे हैं। हमेशा क्या हो रहा है, हॉरिजेंटली सेंटर, यहाँ पे देख लो ना, ये हमेशा सेंटर के अलोंग है ना। ठीक है, रेडियस के अलोंग है, तो रेडियस के अलोंग कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल। तो मतलब ये दोनों मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है ना, ये एफ सी पी हो गया, और ये किसके इक्वल हो रहा है, इन दोनों के एडिशन के। सो वी हैव एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके जो है हमें वेलोसिटी एंड एंगल्स चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 किए थे इससे पहले भी, और नाउ अगेन हम लोग वही काम करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या है, ये वाला पार्ट, और डिवाइड बाई ये करेंगे, तो वी हैव एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड द होल डिवाइड बाई दिस एम इंटू जी इज इक्वल टू, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस होल थिंग्स डिवाइड बाई दिस होल थिंग। ठीक है, तो ये एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दैट इज एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, अब जो चीज़ें कैंसिल हो गई, अब यहाँ पे इसी को देखना है, जो चीज़ें कैंसिल हो गई उसको कैंसिल करो, जो बच गया उसको प्रोसीड फर्दर करते जाओ। तो यहाँ पे वी हैव वी स्क्वायर अपॉन दिस आर, और ये जी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, जी इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो ये आर इंटू जी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये होल टर्म सेम टू सेम आ गया। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस ये सब है, अगर किसी तरीके से इसको टैन बना दे, ठीक है, एक ट्रिक याद रखो, यहाँ पे क्या करना है, हम किसी तरीके से इसको टैन बना दे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये टैन के फॉर्मेट में आ जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो हमें टैन में लाने के लिए क्या करना है, सभी को कॉस से डिवाइड करना है, ये वाले टर्म से। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी तरीके से 1 आ जाए, ठीक है, ये जो हमारे पास ये एन कॉस थीटा वाला पार्ट है, यहाँ पे किसी तरीके से 1 आ जाए। तो 1 कब आएगा, जब हम लोग इसको डिवाइड बाय एन कॉस थीटा करेंगे, सेम एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा। ठीक है, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो एक इससे क्या समझ में आता है, थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा एन कॉस थीटा से, तो मतलब ये एन साइन थीटा से भी सभी को, इसको सभी को इस एन कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी हैव एन साइन थीटा डिवाइड बाय
एन कॉस थीटा प्लस दिस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय दिस अगेन एन कॉस थीटा। यहाँ पर भी क्या करना है, इसको भी ये एन कॉस थीटा था उसको डिवाइड कर दिए एन कॉस थीटा से, मतलब थ्रू आउट हमने एन कॉस थीटा से डिवाइड किया है। हियर इट इज़ अ एफ एस साइन थीटा डिवाइड बाय दिस एन कॉस थीटा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा देन हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा ये कैंसिल होकर के 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे एन और एन कैंसिल। ठीक है, जो बच गया उसको लिखना है यहाँ पे। सो वी हैव वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू दिस साइन अपॉन कॉस इज हाउ मच, दैट इज tan थीटा प्लस अब ये कॉस टर्म हट गया, ये एफ एस अपॉन एन। तो एफ एस अपॉन ये एन क्या होता है, ठीक है, तो वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू दिस म्यू एस इंटू एन, ये कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब ये एन को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये एफ एस अपॉन एन होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये म्यू एस होगा। तो हमारे पास ये आंसर है म्यू एस। ठीक है, एफ अपॉन एन इज दी म्यू एस डिवाइड बाय यहाँ पे 1 आ गया माइनस दिस इज दी एफ एस अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे एफ एस अपॉन एन है तो मतलब अगेन ये म्यू एस आएगा और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक का? ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो वी स्क्वायर को एक साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड। सो आर जी इंटू दिस tan थीटा प्लस म्यू एस होल डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, ये जो देगा हमें वेलोसिटी देगा, दिस स्क्वायर है यहाँ पे तो हमें स्क्वायर रूट लेना। ठीक है, सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस होल टर्म्स दैट इज आर जी ब्रैकेट के अंदर में tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो हो गया वो हमारे पास हो गया ये वेलोसिटी। अब ध्यान देना है कि ये जो वेलोसिटी मिला है, ठीक है, ये कौन सा वेलोसिटी है, क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी है या मिनिमम वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास ये, ठीक है, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी जिसके अंदर में क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स ये इतनी स्पीड पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा ये मिनिमम स्पीड होता है। सो ये जो है अब ये कौन सा स्पीड है, तो दिस इज़ दी मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये मैक्सिमम स्पीड होता है। ये मैक्सिमम स्पीड जितने से आप बैंक रोड पे जो है ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी स्किडिंग नहीं होगा वहाँ पर, और वहाँ पे फ्रिक्शन जो है अवेलेबल रहेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो म्यू एफ एस जो था वहाँ पे मैक्सिमम था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? सो अब हमारे पास एक स्पीड है जहाँ पे जो है मैक्सिमम वेलोसिटी जो है हमें मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर म्यू एच जो है वो कॉट थीटा हो जाए तो, ठीक है, सो वी मैक्स कैन बी इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ये मैक्सिमम तो निकाल लिए, सिमिलरली जो है मिनिमम भी निकल सकता है। आप इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो तो वहाँ पे जो ये वी मैक्स निकला है वहाँ पे ये मिनिमम वेलोसिटी भी निकलेगी। ठीक है, जिस बैंक रोड पे जो है मिनिमम वेलोसिटी कितने से चलाई जा सकती है। ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन मेंटेन होगा। उससे स्लो जाएंगे तो वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, कुछ ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे, इस तरीके से। बट उस स्पीड से क्या होगा, मिनिमम वे में वो क्या किया जा सकता है, वो कर्व पेस एज अ सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपको वो मिल जाएगा। चेंजेस क्या होने वाले हैं वी मिनिमम के अंदर में, तो वी मिनिमम के अंदर में, ठीक है, ये सब कुछ सेम रहने वाला है। दैट इज़ ये रूट आर जी, यहाँ पे tan थीटा ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाय ये 1 के आगे जो है प्लस म्यू एस, ये tan थीटा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा ही चेंजेस है, तो ये पार्ट आप खुद करोगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हो कि ये मिनिमम वेलोसिटी होगी जिसके थ्रू जो है किसी भी बैंक सरफेस पे सर्कुलर मोशन के साथ जो है ट्रैवल किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम स्पीड है
ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपर लिमिट, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको अपर लिमिट, तो आई एम रियली मोर कंसर्न अबाउट दी अपर लिमिट कि कितनी स्पीड से भाई उसको भगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग ने फॉर्मूला निकाल लिया है कि दिस इज़ द स्पीड। अच्छा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। सो मैक्सिमम स्पीड जो है वो इस तरीके से, इस स्पीड से जो है वहाँ पे ट्रैवल किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी और ये एंगल जो है ये बहुत ही एक खास तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिमेंबर इफ दिस म्यू एस, ठीक है, इफ दिस म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये क्यों कर रहे हैं वो ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे म्यू एस है और यहाँ पे टैन थीटा है, तो ये म्यू एस और ये टैन थीटा को हमें अगर किसी तरीके से 1 बना दे तो क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग ने इस म्यू एस को कॉट थीटा के इक्वल बना दिया। तो क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वेलोसिटी कितना होगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। किस तरीके से, तो अगेन हमने क्या कहा, ये म्यू एस जो है यहाँ पर आ गया, तो चलो इसके अंदर पुट करके देख दो। तो ये वी मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट के अंदर में टैन थीटा प्लस ये म्यू एस को हमने क्या लिख दिया, कॉट थीटा, डिवाइड बाय दिस 1 माइनस दिस कॉट थीटा इंटू दिस टैन थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो म्यू एस है उसको हमने क्या किया, कॉट थीटा से रिप्लेस कर दिया। नाउ वी नो कि भाई टैन थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट और कॉट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा अगर ये इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई होगा ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। सिमिलरली, ठीक है, सो तो यहाँ पे जो टैन थीटा कॉट थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, तो हम इसको 1 रख देते हैं। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज़ है, और ये टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 1 - 1 हो गया। समझ में आ रहा है, पूरा रूट के अंदर में, तो ये 1 - 1 ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। सो यहाँ पे 0 हो गया, तो अब हमें पता है कि भाई कोई भी नंबर्स अगर 0 से डिवाइड हो जाए तो दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी हम लोग लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे उस नंबर को एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इट इज़ नॉट डिफाइंड और द इन्फिनिटी वी कैन से। हम यहाँ पे इन्फिनिटी यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम 0 तो होगा नहीं, बट यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, उसका रूट निकलने के बाद क्या होगा, वी मैक्स का क्या कोई लिमिट ही नहीं हो जाएगा भाई। सो वी मैक्स इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो इसलिए मैंने कहा कि अगर म्यू एस कॉट थीटा हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब कितनी भी स्पीड से भगाओ भाई, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम तभी होगा जब आपका कंट्रोल खोएगा। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे टायर और इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अपर स्पीड के लिए। ठीक है, अब आपकी स्किल है तो मैक्सिमम स्पीड से भगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे म्यू एस कॉट थीटा जो है, यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, मतलब ये मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एंगल कितना होना चाहिए, है ना। म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा तो बोला, तो मतलब कि ये कुछ एंगल्स म्यू एस का रिलेशन है, और उसी कंडीशन पे ये मैक्सिमम मिलने वाला है। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। तो एक बार हम उसको ना वापस से लिख लेते हैं भाई, बोला है कि म्यू एस और ये कॉट थीटा ना इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी की बात किया है, तो हम लोग देखते हैं कि मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट जो फ्रिक्शन है, दैट इज ये फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और इसका रिलेशन, इसके बीच में कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा एन हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये एफ एस जो है ज़्यादा से ज़्यादा एन हो सकता है भाई, इससे ज़्यादा तो वो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे अगर एफ एस इक्वल टू एन हो गया तो म्यू एस कितना हो गया, म्यू एस 1 हुआ होगा ना, इसका रिलेशन निकाल दो भाई। ये तो क्या हो जाएगा, ये म्यू एस डिवाइड बाय एन वो इक्वल तभी होगा जब म्यू एस इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसलिए 1 पुट करेंगे, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और भी बात ध्यान में रख सकते हैं कि एफ एस अपॉन एन है ना, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है ऑलवेज लेस देन 1 रहने वाला है। ठीक है, 1 से कम रहेगा। अगर 1 है वो, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स दीज टू आर इक्वल। अगर वो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है,
सो दैट मीन्स म्यू एस मैक्सिमम जो है वो 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता। क्लियर है, वो नहीं हो सकता है म्यू एस 1 से ज़्यादा। तो हम लोग मैक्स टू मैक्स कंडीशन के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो चलो म्यू एस का मैक्सिमम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं 1। तो भाई मैक्सिमम ये फ्रिक्शन के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो है कितना एंगल होना चाहिए, तो यहाँ से एंगल मिल जाता है कॉट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से एंगल मिलेगा भाई, ये तो निकाल सकते हैं हम लोग। कॉट इनवर्स ऑफ 1 जो होगा वो क्या हो सकता है, एक हो जाएगा जो है 45। अब ये क्या कहता है भाई, कॉट थीटा की 1 की वैल्यू तो और भी आती है ना, बाद में भी आ सकती है, मतलब 45 में स्टार्ट होता है। लेकिन इसके आगे जब हम लोग टेबल बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप अगर नहीं देखे हो तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आप जो है आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा ये कॉट इनवर्स का वैल्यू जो है 1 आएगा। अब एक और बात ध्यान में रखना वहाँ पे कि कॉट इनवर्स 1 है, 1 की वैल्यू ना, ये कॉट साइन ये सब ना ऑसिलेट करता है 0 और 1 के बीच में। -1 0 जाता है, फिर 1 जाता है, फिर -1 जाता है, इस तरीके की ये वैल्यू जो है लेकर आता है कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। ठीक है, इसलिए इसको ना कोसाइन फंक्शन, ये इस तरीके से, ये साइनोसोडल फंक्शन है। क्लियर है, हार्मोनिक फंक्शन से एक वैल्यू पे ना बार बार आता रहता है। तो यहाँ पर क्या मालूम पड़ रहा है कि भाई ये मिनिमम 45 होगा, लेकिन आगे भी वो वैल्यू पे क्या होगा, वापस से किया जा सकता है। तो इसके लिए बोला कि ये 45 या 45 से ज़्यादा होगा ना, 45 या 45 से ज़्यादा, तब क्या होगा, हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और वो इन्फिनिटी होगा। मतलब आप उस पर्टिकुलर सरफेस पे, उस पर्टिकुलर जो बैंक है, रोड है, ठीक है, उसके ऊपर आप कितनी भी मैक्सिमम अपर लिमिट स्पीड से आप चला सकते हो और वो सर्कल में परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, वहाँ पे कर्व में से जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई स्किडिंग नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ से जो है बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट जो कि है वेल ऑफ डेथ का जो है शुरू होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। अगर आप लोग को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक जो चाहिए रहेगा तो मुझे बताना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका कि क्या है भाई वेल ऑफ डेथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल ऑफ डेथ कुछ इस तरीके से होता है, मौत का कुआं। ठीक है, मौत का कुआं क्या होता है, ये इस तरीके से ये अरेंजमेंट बना रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टंटमैन ना यहाँ पे बाइक चला रहा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, और वो इस तरीके से घूमता है यहाँ पर इस। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं भाई कि यहाँ पे भाई ग्रेविटी क्या कर रहा है, भाई ग्रेविटी तो उसको नीचे लेकर के ही नहीं जा रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना। तो ग्रेविटी क्या कर रहा है, वहाँ पे सोई हुई है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, बट वहाँ पे कंसेप्ट क्या है वो यहाँ से ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 से ज़्यादा रहेगा तो अपर लिमिट का कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। मतलब ठीक है, अपर में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड जो है लेके हम चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये वाला, ठीक है, कैन यू सी दैट ये इसके बीच में ये 45 से ज़्यादा है। क्लियर है, 90 डिग्री है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, 45 या 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी मोर देन, ठीक है, थीटा शुड बी मोर देन 45 और इक्वल। ठीक है, और ऐसे कंडीशन के लिए वी मैक्स क्या होगा, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, दैट विल बी इन्फिनिटी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो क्या करता है, स्टंटमैन ना इस पर्टिकुलर एंगल्स के हिसाब से मैक्स टू मैक्स स्पीड में लेके जाता है, बहुत स्पीड में, और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। क्लियर है, तो ये था मौत का कुआं का कंसेप्ट। अब इसके बारे में अगर और आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो है आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप लोग जो है, आप लोग की स्कूल, आप लोग की कॉलेज इस टॉपिक को अगर आप इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे जो है कमेंट में आप वो टॉपिक्स बोल सकते हो। मैं सिर्फ आपके लिए जो है अगर 2-3 लोग भी रहे तो मैं उनके लिए भी क्या करूँगा, उस वीडियोज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। क्लियर, आई होप you all like this video and stay tuned for the next video. Thank you so much.